तो भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, यहां से एक क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर देखने को मिल जाता है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। आपको हर टाइप के केमिकल रिएक्शंस अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि वहां से आपके पेपर में क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है भाई। तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, क्या लेवल रहता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने आपको आयंस एंड केमिकल फॉर्मूला पढ़ा दिया था। आई होप आपने घर पर रिवाइज किया होगा, और अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप वहां से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और क्यों हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है। आपको पता है कि हमारे पास दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज, है ना भाई। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि हमारा सब्सटेंस नहीं बदलता, सिर्फ सब्सटेंस की स्टेट्स बदल जाती है। जैसे पानी है, फ्रिज में रख दो, जम के बर्फ बन गया, तो वो एक फिजिकल चेंज है। रहेगा तो वो H2O ही ना, वो तो नहीं बदलेगा। मतलब फिजिकल चेंज का मतलब ऐसा है कि सब्सटेंस को ना बदलिए, उसकी स्टेट्स वगैरह आप बदल सकते हैं और स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास लकड़ी है, अब लकड़ी से आप कुछ भी बना सकते हैं, है ना। तो वो क्या है, रहेगी तो लकड़ी ही, तो इसे कहते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन यहाँ पर हम बात करें अगर केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज का मतलब होता है कि ये इरिवर्सिबल होते हैं जनरली, और साथ ही साथ इनमें एक नया सब्सटेंस बनता है। जैसे दूध से दही का बन जाना, है ना, फूड का डाइजेस्ट हो जाना, ये सारे जो आपके चेंजेस हैं ये केमिकल चेंज कहलाते हैं। क्योंकि इन चेंजेस में क्या होता है कि नया सब्सटेंस बनता है, दो सब्सटेंस को मिलाकर, दो या दो से ज्यादा मिलाकर। अब बात आती है कि सर केमिकल चेंजेस तो हमें समझ में आए, लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या मिलाने से, कितनी मात्रा में मिलाने से कौन सी नई चीज बनती है, ये सब कैसे समझेंगे। तो केमिकल चेंजेस को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ही हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं को। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का काम क्या है, क्लियरली अंडरस्टैंड द केमिकल चेंजेस। ओके, तो रासायनिक परिवर्तनों को अच्छे से समझने के लिए ही हम केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, अब बात आती है कि सर ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनको हम कितने टाइप से लिख सकते थे। तो भाई केमिकल रिएक्शन हम जनरली लिखते हैं दो टाइप से। एक तो होती है आपकी वर्ड इक्वेशन, जिसमें आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने कहा कि मेरे पास सोडियम है और मैं सोडियम को क्लोरीन से अगर मिला दूं तो मुझे मिल जाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है भाई, मैंने इतनी सी बात कही, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बन गए। इसको हमने वर्ड के फॉर्म में लिख लिया, तो ये वर्ड इक्वेशन हो गई। जैसे हमने कहा कि मेरे पास कार्बन है और मैंने उसको किससे मिला दिया, ऑक्सीजन से, तो इसने क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। ओके, ये वर्ड इक्वेशन है, इसमें आपको बैलेंसिंग की नीड नहीं पड़ती। लेकिन फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सिंबल इक्वेशन की। सिंबल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल्स का यूज करते हैं, और यहां पर आपको बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है। यहां पर मास कंजर्वेशन आपका फॉलो होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जितनी क्वांटिटी होगी राइट हैंड साइड में आपको उतनी ही क्वांटिटी रखनी पड़ेगी, आप या कम या ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे ऊपर के ही एग्जांपल ले लो, Na प्लस Cl क्या बन गया,
NaCl, C प्लस O2 क्या बन गया, CO2। अब हमने लिया यहाँ पर H2 प्लस O2, ये बन गया वाटर। अब आप देखिए बैलेंस है कि नहीं, यहाँ पर एक सोडियम है, यहाँ पर भी क्लोरीन एक क्लोरीन है, ये बैलेंस्ड है। कार्बन सिंगल है सिंगल है, ऑक्सीजन डबल है डबल है, बैलेंस्ड है। बट यहाँ पे आइए, हाइड्रोजन दो है हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो थे, यहाँ ऑक्सीजन एक, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, मतलब ये अनबैलेंस्ड है। मास कंजर्वेशन फॉलो कराना है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गई, हाइड्रोजन अब 4 हो गई, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये आपका हो गया क्या, बैलेंस। तो इस तरह से हमें जब कभी भी सिंबल इक्वेशन लिखते हैं तो उन्हें बैलेंस करना कंपलसरी हो जाता है। ओके, अब आते हैं यहाँ से एक बढ़िया क्वेश्चन, जैसे ये आपके पेपर में एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिया गया था, जरा इसका सॉल्यूशन बताएं क्या होगा भाई। एक केमिकल रिएक्शन लिखी है, ABCD आपके पास 4 कांस्टेंट दे रखे हैं, ABCD की जगह क्या वैल्यू रखी जाए कि ये रिएक्शन बैलेंस हो जाए, ये आपको बताना है भाई, तो बताइए जरा। ओके, तो मोहित जी ने आंसर दे दिया है, बाकी लोग बताओ भाई जल्दी से। ओके, विनोद आपका भी आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट। देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखें, प्रेम आपका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ध्यान से देखें तो आपका सीधा सा आंसर है। आप कुछ मत देखो, सिर्फ आयरन को देखो, यहाँ पे आयरन पहले से ही 2 है। अब पुट करके देखो वैल्यू, अगर ए की जगह हम 3 रख देंगे तो यहाँ आयरन 6 हो जाएंगे, और सी की जगह फिर आपको 3 रखना पड़ेगा, यहाँ आयरन 3 है, मतलब बैलेंस नहीं है, हटा दो। फोर्थ में आओ, यहाँ पर भी 3 रखेंगे अगर तो आयरन 6 हो जाएंगे, 2 रखेंगे तो आयरन 2 हो जाएंगे, बैलेंस नहीं है। यहाँ पर 2 रखे तो आयरन 4 हो गए, यहाँ 3 रखा आयरन 3 है, ये भी बैलेंस नहीं है। यहाँ पर अगर आप 1 रखेंगे तो आयरन 2 रहेंगे, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आयरन 2 रहेंगे, मतलब यही सही है। हो गया, पूरी इक्वेशन करनी नहीं है, पूरी इक्वेशन को हमें नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, एक छोटा सा पार्ट उठा लेना है, क्योंकि चारों ऑप्शन अलग है। आप देखिए ए और सी की वैल्यू चारों में अलग है, मतलब हम सिर्फ एक से ही सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपके पास है। आप रख के देख लीजिए, ABCD की वैल्यू 1 3 2 3, बिल्कुल बैलेंस है इक्वेशन आपकी। क्लियर, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो भाई केमिकल रिएक्शन जनरली आपको देखने को मिल जाती है 8, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास कौन कौन सी है ये पहले याद कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ही सबसे ज्यादा पेपर में आई है। इसके अलावा एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये ये 4 ऐसी हैं जो पेपर में ज्यादा आई हैं, बाकी सब कभी कभी आई हैं। तो हम आठों पढ़ लेते हैं, जिसमें से कोई भी आए तो आपको कभी भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है भाई। तो एक एक करके सारे रिएक्शन को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास 2 एलिमेंट होंगे जो अकेले होंगे,
फिर वो दोनों आपस में मिलकर दोस्ती करते हैं और एक कंपाउंड बना लेते हैं। तो बस इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन होना। मान लीजिए आपके पास दो एलिमेंट हैं ए और बी, ये दोनों अकेले रहते थे और फिर एक बार ये दोनों एक दूसरे से मिले, इनकी दोस्ती हो गई और ये दोनों साथ में आने जाने लगे, है ना भाई। तो बन गया कंपाउंड, दोस्त बन गए बढ़िया से। तो इसे कहते हैं हम क्या, कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन अकेला था, दोनों ने मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, कॉम्बिनेशन। हाइड्रोजन सिंगल थी, ऑक्सीजन सिंगल था, दोनों मिलके बन गए वाटर। क्लियर भाई। ऐसे ही सोडियम आपसे क्लोरीन मिल गया, NaCl। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि जुड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है, जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो सारी ही रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होती है तो इसका मतलब है ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर कैसी हो गई भाई, एक्सोथर्मिक। सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं, यानी कि ऊष्मा छेपी, जो कि हीट को बाहर की ओर निकालती हैं। ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। तो हमने सबसे पहले जाना कॉम्बिनेशन, तो हम रिएक्शन देख के पहचान लेंगे। पेपर में आपको रिएक्शन दी जाएगी और आपको पहचानना होगा, बस इतना ही क्वेश्चन आता है। तो आपको रिएक्शन जहां कहीं भी ऐसी मिले जहां कोई भी एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल जुड़ रहे हो और एक कंपाउंड बना रहे हो, तो समझ जाना कॉम्बिनेशन है। और ये सारे के सारी कॉम्बिनेशन में हीट प्रोड्यूस होती है, बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें एक्सोथर्मिक कहा जाता है। क्लियर। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स। तो आपको हमने पहले ही बता दिए, लिस्ट आपके पास है, आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को शो कर रहे हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट। फिर आता है डीकंपोजिशन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब हो गया कि जो अभी अभी हम दोस्ती करा कर आए हैं ए और बी की, उस दोस्ती को तोड़ना है। मतलब आपके पास कंपाउंड फॉर्मेशन होगा और आप उसे क्या करेंगे, किसी ना किसी प्रोसेस का यूज करके दोनों को अलग कर देंगे। तो जो दोस्ती अभी ए और बी की हुई थी उसे अगर आप तोड़ देते हैं, फिर से ए और बी को अलग कर देते हैं, तो वो कहलाता है डीकंपोजिशन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया हम तीन तरह से यूज करते हैं, और मेन मोटो क्या है, रिएक्शन को हीट प्रोवाइड करा देना, ऊष्मा देना। तो जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती हैं और डीकंपोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। क्या होती हैं भाई, ये सब ऊष्मा शोषी होती है। ये ऊष्मा को अवशोषित करती हैं। हम डीकंपोजिशन रिएक्शन को तीन तरह से पढ़ते हैं, कौन कौन सा। पहला है आपका हीट के फॉर्म में यानी कि थर्मोलाइसिस, जिसे हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनको हम सिर्फ गर्म करें, हीट प्रोवाइड कराएं और वो ब्रेक हो जाएं, तो उन्हें कहा जाता है, सिर्फ हीट देकर हमने तोड़ा है तो उसे कहते हैं थर्मोलाइसिस। तो थर्मोलाइसिस का मतलब किसी कंपाउंड को सिर्फ ऊष्मा देकर ब्रेक कर देना। जैसे आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन है, आप उसे सिर्फ गर्म करिए, गर्म करते ही कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। तो ये कहलाया थर्मोलाइसिस, ऊष्मीय वियोजन। सेकंड आता है, आप लाइट डालकर भी उसे ब्रेक कर सकते हैं। तो जहां पर हम लाइट डालकर ब्रेक करते हैं कंपाउंड को, उसे कहते हैं प्रकाशीय वियोजन यानी कि फोटोलाइसिस। जैसे आपके पास सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन है, इसको आप धूप में रख दीजिए बस। जैसे ही आप इसे धूप में रखेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा
और क्लोरीन गैस बन के उड़ जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फोटोलाइसिस। ठीक है भाई। तीसरा आता है इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसे आपने बहुत पढ़ा है स्कूल टाइम पे। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है कि हम सॉल्यूशन बना के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने से अगर वो ब्रेक हो जाता है तो उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। जैसे आपके पास एल्युमिनियम ऑक्साइड है, आपने इसको सॉल्यूशन बना के करंट फ्लो कराया, एल्युमिनियम अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गई, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ डीकम्पोजिशन पूछा जाता है, उसके टाइप्स पेपर में नहीं आए अभी तक, और आने के चांसेस भी बहुत कम है। तो आपको ये याद रखना है व्हाट इज डीकम्पोजिशन। तो सर डीकम्पोजिशन का मतलब है किसी कंपाउंड को उसके पार्ट्स में ब्रेक कर देना, और इसके लिए हमारे पास तीन मेथड है। हम हीट देना चाहते हैं तो हीट तीन तरह से दे सकते हैं, या तो डायरेक्ट हीट दे दो थर्मोलाइसिस, या तो सूर्य के प्रकाश में रख दो फोटोलाइसिस, या फिर आप उसको करंट फ्लो करा के ब्रेक करो इलेक्ट्रोलाइसिस। ये तीनों आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो तीनों के बारे में अच्छे से याद रखिएगा। तो आपको कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन दोनों में अंतर समझ में आ गए भाई? किसी को डाउट या कोई भी कंफ्यूजन तो अभी पूछ लो। कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन दोनों में डिफरेंस क्लियर है? कोई समस्या नहीं? ओके। अब आते हैं थर्ड टाइप पर। थर्ड टाइप्स पढ़ने से पहले आपको पढ़नी होती है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज आप सबने देखी होगी, काफी लोगों को याद भी होगी। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब है कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा या कितना कम रिएक्टिव है, अभिक्रियाशील है। इससे हम रिएक्शन में हेल्प लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है। पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, ऐसे आप नीचे चले चले आओगे। गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व होता है गोल्ड, और सबसे ज्यादा होता है पोटेशियम। अब इस रिएक्शन की जो सीरीज है रिएक्टिविटी सीरीज, उसको याद कैसे करें? ऐसे तो भूल जाएंगे भाई, तो उसके लिए एक बढ़िया सा शॉर्टकट बनाइए, आराम से याद कर लीजिए। क्या है भाई शॉर्टकट? कैटरीना कार मांगे अल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। बस आपको एक लाइन ये याद कर लेनी है, कैटरीना कार मांगे अल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। बस इतना सा आपको पढ़ लेना। अब यहां से आपके सारे आंसर मिल जाते हैं भाई। कैसे? देखिए, के आपका हो गया पोटेशियम, हो गया। Na आपका बन गया सोडियम, Ca ये हो गया आपका कैल्शियम, M से बन गया आपका मैग्नीशियम, ये हो गया एल्युमिनियम, जिंक, Fe मतलब आयरन, ये बन गया आपका लेड, यहां से हो गया आपके पास हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, ये तो सिल्वर ही लिखा है, और ये बन गया गोल्ड। तो कैटरीना कार मांगे अल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ये आपका सीधा सा आंसर बन जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्या बना, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन, वो इसकी पूरी डिपेंडेंसी रखती है। अगला रिएक्शन है आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहती है भाई? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहता है कि अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में है, मतलब दो एलिमेंट आपस में दोस्ती करके बढ़िया से रह रहे थे, क्या बनाकर? एक्वस सॉल्यूशन बनाकर। फिर क्या हुआ, अचानक से यहाँ पर एक तीसरा एलिमेंट आता है, और वो तीसरा एलिमेंट अगर
हाईली रिएक्टिव है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो वो क्या कहता है, वो उस सॉल्यूशन से लेस रिएक्टिव को हटाकर खुद उसकी जगह बैठ जाता है। इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये आपकी लाइफ में आपकी जॉब से रिलेट भी करती है भाई। जैसे मान लो ए और बी बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। अब क्या हुआ, ए बेचारा अभी तक जॉब नहीं पाया, गवर्नमेंट जॉब नहीं थी ए के पास, बी के साथ उसकी दोस्ती बढ़िया थी। ए सोच रहा था गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो आगे का काम बने, तभी अचानक से सी आता है जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है। अब बी के पापा को जैसे ही पता चलता है कि भैया सी है, गवर्नमेंट जॉब, वेल सेटल्ड, तो वो क्या करते, ए को भगा देते हैं कि तुम लेस रिएक्टिव हो, चलो हटो, सी के साथ दोस्ती हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये आपका सीधा सा कॉन्सेप्ट बनता है फायदे ऑफ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है भाई, ये पॉइंट अच्छे से यहाँ पे मिलेगा। तो ए बी और सी आपको मिल गए, केमिस्ट्री में आते हैं। ए बी एक एक्वस सॉल्यूशन बनाकर कंपाउंड रहता है, सी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आता है, लेस रिएक्टिव को हटाता है और खुद उसकी जगह बैठ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कॉपर सल्फेट है CuSO4। अब ये एक्वस सॉल्यूशन बना के बैठा था, अचानक से यहाँ आ गया आयरन। आयरन ने कहा कि कॉपर हम तुमसे ज्यादा रिएक्टिव है। कैसे पता चला, ये रिएक्टिविटी सीरीज से पता चला कि देखिए आयरन कॉपर से ऊपर है, मतलब हाईली रिएक्टिव है। इसका मतलब है आयरन के पास वो ताकत है कि वो क्या कर सकता है, कॉपर को हटाकर खुद उसकी जगह बैठ जाएगा और कॉपर अकेला हो जाएगा। लेकिन क्या आप ये बात कह सकते हैं कि आपके पास FeSO4 है और आपने उसमें कॉपर मिला दिया और उसने बना दिया CuSO4 और आयरन को अलग कर दिया? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है, इसलिए लेस रिएक्टिव कभी भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को नहीं हटा सकता, हाईली रिएक्टिव हटा सकता है। ठीक है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखिएगा भाई। ओके, ये डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये सारी रिएक्शन दे रखी हैं और इन सब में आप देखिए हाईली रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को अपनी जगह से हटा रखा है। ओके, अब यहां से पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है वो देख लो भाई। ये है क्वेश्चन और आपसे पूछा गया बताओ इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए भाई और बताएं। ओके, CDB सारे आंसर आ गए भाई। ओके, BCD तीनों, चलो देखो यहाँ पर आपसे क्या है, हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव आपको पता होना चाहिए बढ़िया से। आयरन कॉपर को हटा देता है, बिल्कुल यहाँ पर आपको ये बात सही है। जिंक कॉपर को हटा सकता है, फिर से याद करो रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी भाई, कैटरीना, कार्ल मांगे, अल्टो, जेन। जेन पहले आ गया और फरारी फिर भी क्यों, तो कॉपर बहुत नीचे, जिंक पहले आ गया, मतलब ये हटा सकता है। कॉपर, लेड, फिर से आओ, कैटरीना, कार्ल मांगे, अल्टो, जेन, फरारी, फिर में आ गया लेड भी क्यों, मतलब कॉपर पहले नहीं आया, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, बिल्कुल आप ऐसे याद करो। और मैग्नीशियम कॉपर को हटा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि कैटरीना, कार, मांगे, मांगे पहले ही आ गया, तो मतलब ये भी पॉसिबल है। तो आप सीधे सा फ्रेज पे आइए, कुछ मत देखिए, फ्रेज पे आइए, कॉपर सबसे नीचे है, बाकी सबके नाम ऊपर आ जाते हैं। तो सी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेड पहले आता है। क्लियर भाई, तो इस टाइप का रिएक्शन आपको पेपर में पूछा जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं, बस आपको फ्रेज याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं भाई। अगला रिएक्शन आता है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया।
द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा लेवल अप होता है। मतलब पहले क्या था, एक कंपाउंड था, एक एलिमेंट आकर लेस रिएक्टिव को भगा देता था और खुद उसके जगह बैठ जाता था। यहाँ पर दोनों ही कंपाउंड होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, एक होता है AB और दूसरा होता है CD, और ये दोनों आपस में मिलकर अपने अपने एलिमेंट एक्सचेंज कर लेते हैं। यानी कि A D के साथ भाग जाता है, C B के साथ भाग जाता है। इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है भाई, जहां पर दो एक्वस सॉल्यूशन मिलते हैं और आपस में कंपाउंड एक्सचेंज सॉरी एलिमेंट एक्सचेंज कर लेते हैं। एग्जांपल सबसे आसान आपको बताते हैं। HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या बनता है भाई NaCl। इसने देखो सोडियम ने इसका क्लोरीन चुराया और इसने अपना OH इसको दे दिया, ये बन गया H2 बना। एसिड प्लस बेस हमेशा बनाता है सॉल्ट और वाटर, ये रिएक्शन आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाती है। जब आप एसिड बेस मिलाते हो कभी भी तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाती है, यानी कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट आपको साफ साफ दिख रहा है। ओके, एग्जांपल्स आपके पास देखिए कई सारे हैं, ये इनमें से आप कोई भी एग्जांपल को ध्यान से देखें, सारे के सारे डबल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। दो कंपाउंड है आपस में एलिमेंट एक्सचेंज कर रहे हैं, बन गया डबल डिस्प्लेसमेंट। आसानी से देखकर आप पहचान सकते हैं इसको भी। ओके, अच्छा भाई, बस नेक्स्ट वीक में आपका कंप्लीट करा देंगे भाई, स्पीड में क्लासेस थोड़ा सा मैनेज करके नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी कि अवक्षेपण, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखो प्रेसिपिटेशन जो होता है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट ही होता है, बट एक छोटा सा चेंज आता है, वही छोटा सा चेंज आपको यहाँ पे देखना है। और पहचानने का शॉर्टकट क्या है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ये एरो हमेशा नीचे की तरफ मिलेगा, हमेशा। तो प्रेसिपिटेशन है क्या उसको समझते हैं। इसमें भी आपके पास दो कंपाउंड होते हैं AB और CD, और ये भी आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक्सचेंज, और एक बनता है प्रेसिपिटेट। मतलब जब कभी भी यहां पर एक होता है लिक्विड फॉर्म में, एक होता है सॉलिड फॉर्म में, तो जो सॉलिड वाला कंपाउंड लिक्विड में मिलाया जाता है तो वो आपस में एलिमेंट तो एक्सचेंज करते ही करते हैं, साथ में एक जो बना हुआ कंपाउंड है वो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है जाकर। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट, और इसीलिए ये रिएक्शन कहलाती है प्रेसिपिटेशन, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया। इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको क्लियर होगा। जैसे यहां पर आपको दे रखा है क्या, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट को हमने पोटेशियम क्लोराइड से मिला दिया KCl, तो ये क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और ये बन जाएगा आपका AgCl। ठीक है भाई, ये आपका यहां से बन जाता है। इसको आप ऐसे कर ले, नहीं नहीं ऐसे ठीक है, इसको यहां से फिर चेंज हो जाएगा, ऐसे बैलेंस सही है ना। ठीक है, हाँ AgCl। अब क्या होगा यहाँ पे देखना, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट आपके पास था, आपने उसमें पोटेशियम क्लोराइड मिलाया, आपस में एलिमेंट एक्सचेंज हुए, बट यहाँ पर ये जो है ये सॉलिड बन के नीचे बैठ जाएगा इस तरह से। ये जो आपको व्हाइट कलर का सॉलिड दिख रहा है ना नीचे बैठता हुआ, इसे ही कहते हैं प्रेसिपिटेट।
और इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर? एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपका बनेगा सिंपल से, बहुत सारे एग्जाम्पल है कि आप यहाँ से कोई भी कंपाउंड उठा लें, CuSO4 कॉपर सल्फेट NaOH में मिलाया, एलिमेंट एक्सचेंज हुए और जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो नीचे का एरो अपने साथ रखेगा। तो आप इस एरो को देखकर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को आराम से पहचान सकते हैं। ये पेपर में आई नहीं है अभी तक, लेकिन अगर आए तो आप पहचानने का तरीका सीख चुके हैं। होती डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह है, बस एक प्रेसिपिटेट बनता है जो सॉलिड बन के नीचे बैठ जाता है। ओके, इतना सा आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन भी हो यानी कि ऑक्सीकरण, और उसी में हो रिडक्शन यानी कि अपचयन। तो ऑक्सीकरण अपचयन जब दोनों एक ही रिएक्शन में होते हैं उसे हम कहते हैं रेडॉक्स। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब पहचानने में आएगा, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो उसको पहचानने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से भाई? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आधार पर। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए कि सर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप कौन कौन से चेंजेस को देखेंगे, ऑक्सीकरण, या फिर आपसे कहा जाए अपचयन हो रहा है, रिडक्शन, तो आप कौन कौन से रिएक्शन देखेंगे। तो भाई यहां से इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है तो समझ जाइए ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे मेरे पास सोडियम था, मैंने उसको Na+ कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन की बात करें, अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है। मान लीजिए किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन हाइड्रोजन हट रही है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो, अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो भी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो 3 आधार पे हम ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का अगर गेन हो रहा है तो रिडक्शन है, जैसे क्लोरीन है, Cl- हो गया, मतलब रिडक्शन है। या फिर हाइड्रोजन का गेन हो रहा हो तो भी रिडक्शन है, या फिर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो तो भी रिडक्शन है। तो ये 3 बेस हैं जिसके आधार पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं भाई। अच्छा, अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल्स देखते हैं भाई। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ के CO2 बना रहा है, हमने पूछा कार्बन का क्या हुआ इस रिएक्शन में, तो आपका आंसर क्या है भाई? सर कार्बन के साथ क्या हुआ, कॉपर के साथ इस रिएक्शन में क्या हुआ, सल्फर के साथ क्या हुआ, और ब्रोमीन के साथ क्या हुआ। बिल्कुल सही, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब ऑक्सीजन का गेन, तो मतलब सर ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक, यहां पर कॉपर में भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। यहां पर सल्फर से, देखिए सल्फर से हाइड्रोजन हट रहा है मतलब उसका भी ऑक्सीडेशन। लेकिन ब्रोमीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है मतलब ब्रोमीन का रिडक्शन। और ये दोनों ही चीजें एक ही रिएक्शन में हो रही हैं, इसलिए इसे कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स
रिएक्शन। क्लियर है भाई? तो ये आपका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप पहचान सकते हैं। जिसका पूछा जाए उसके साथ देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर सल्फर से हाइड्रोजन हट रही है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आयोडीन में आके जुड़ रही है, रिडक्शन। तो इस तरह से आप आराम से इसको पहचान सकते हैं। और जब दोनों एक ही रिएक्शन में होते हैं उसे हम रेडॉक्स कह देते हैं। सीधा सा आंसर है। ठीक है, अच्छा भाई। इसके बाद यहाँ पर आता है एजेंट। देखो ध्यान से सुनना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी। एजेंट शब्द अगर लग जाए तो कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं। जैसे हमने कहा कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट जो है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे का ऑक्सीकरण कर दें और खुद का अपचयन कर दें। ध्यान से समझना, जो खुद का अपचयन कर दें और दूसरे का ऑक्सीकरण कर दें उन्हें कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहते हैं? जो दूसरे का रिडक्शन कर दें और खुद का ऑक्सीकरण कर लें। ठीक है, नाम के अपोजिट काम करते हैं, ये याद रखिएगा। अगर एजेंट ऑक्सीडाइजिंग है तो खुद का रिडक्शन करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद का ऑक्सीकरण कर लेगा और दूसरे का रिडक्शन कर देगा। क्लियर है भाई? समझ में आया मतलब क्या है इसका? जब इनके साथ एजेंट सब लगता है तो समझ जाइए जो नाम एजेंट के साथ आया है काम उसका अपोजिट होगा। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना था। क्लियर है? अगर आपसे एजेंट पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं ना। जैसे इस रिएक्शन में ही आ जाओ, यहीं पर आपको एजेंट पूछते हैं। यहाँ बताओ कॉपर किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का? कॉपर कौन सा एजेंट है? हाँ भाई, ध्यान से देखिए, कॉपर ने ऑक्सीजन हटाया है, खुद का रिडक्शन किया है। खुद का रिडक्शन किया है ना, तो जब कोई खुद का रिडक्शन करता है तो कौन सा एजेंट बनता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। बस सीधा सा आंसर हो गया। बहुत बढ़िया। तो बस खुद का देखिए क्या हो रहा है, बस उसका अपोजिट नाम दे दीजिए उसको। क्लियर? आप ऐसे इसको आराम से पहचान सकते हैं। इसके बाद अब आता है आपसे नेक्स्ट एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा क्षेपी, जो कि क्या कहते हैं, हमेशा हीट बाहर निकालते हैं, रिएक्शन के दौरान ऊष्मा बाहर निकालते हैं। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी एक्सोथर्मिक। अब यहां पे क्या होता है, आपको हमने पीछे बता दिया था कि जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी आपके क्या हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। उठाइए, वो सब एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। सारी की सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना था। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और आते हैं जो आपको याद रखने, जैसे हमने पूछा कि सर रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो ये भी एक्सोथर्मिक होती है, इसमें भी ऊष्मा बाहर निकलती है। ये आपको हमने पढ़ाया कि क्विक लाइम में जब आप पानी मिलाते हैं तो क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस। देखो कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब ये एक्सोथर्मिक है। क्लियर? यहाँ पर आपको एक्सोथर्मिक के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। आपको सीधा सा याद रखना है जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो सारी की सारी एक्सोथर्मिक है। आपको वहां पे डाउट ही नहीं रखना कोई। ठीक है, अब रेस्पिरेशन क्यों है उसका कारण समझ लीजिए। कभी कभी इसका लॉजिक भी पूछते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सांस लेना और छोड़ना, वो तो आपका ब्रीदिंग हो गया। रेस्पिरेशन मीन्स होता है कि आप जब नोज और माउथ दोनों का यूज करते हैं और वहां पर कैसे रिएक्शन होती है उसको समझिएगा। आप अपने माउथ के थ्रू
खाना खाते हैं भाई, माउथ में आपने क्या लिया, खाना खाया भाई, और वो खाना क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ आपके स्टमक में, डाइजेस्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत ने क्या किया, मिनरल्स ग्लूकोज ये सब अलग कर लिए, तो यहां से आपका ग्लूकोज अलग हो गया। ठीक है भाई। अब आप जब ब्रीदिंग करते हैं नोज के थ्रू, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो वो कहाँ जाती है, आपके लंग्स में जाती है, फिर वो ब्लड में जाती है, ग्लूकोज भी आपके ब्लड में जा चुका है, ये भी ब्लड में जाती है ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलते हैं वहां और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये दोनों ही क्या होते हैं, वेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड आप ब्रीथ आउट कर देते हैं और H2O आप यूरिनेट कर देते हैं, तो ये दोनों आपके वेस्ट बनते हैं, एनर्जी भी रिलीज होती है, इसीलिए ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है क्योंकि ऊष्मा बाहर निकलती है। ओके, वहीं दूसरा आता है आपके पास एंडोथर्मिक, जहां पर ऊष्मा अंदर जाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और ये क्या करते हैं, ये ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। ठीक है भाई, यहां पर आपके एग्जाम्पल क्या बने थे, हमने आपको बताया जितने भी डीकम्पोजिशन होती हैं, वियोजन अभिक्रियाएं, वो सारी की सारी एंडोथर्मिक होती हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे फेमस बनता है जिसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें सिंपल सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली जाती है, पानी जड़ों से जमीन से ले लिया जाता है, और सनलाइट कहाँ से आती है, सन से हमें मिल जाती है, तो लाइट ही तो नहीं मिलती, लाइट के साथ साथ हीट भी मिलती है, तो वो तीनों चीजें आपस में मिलकर प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, और वही ऑक्सीजन हम प्लांट से लेकर इनहेल कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी आपका एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि ये ऊष्मा क्या करते हैं, ये ऊष्मा को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर। तो एंडोथर्मिक के आपके बहुत सारे एग्जांपल है, आप कुकिंग कर रहे हैं, आप इवोपरेशन देख रहे हैं, फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं, पानी में आप नमक मिला रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सब आपके एंडोथर्मिक के एग्जांपल होते हैं। ओके, कोई समस्या या डाउट तो अभी पूछ लो भाई। एनीवन? एनीवन, किसी को भी डाउट या कंफ्यूजन? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज होता है, वो प्रोसेस बहुत फास्ट नहीं होता है, ना ही बहुत स्लो होता है, एक नॉर्मल स्पीड से चलता रहता है, वो लगातार चलता रहता है, रुकता नहीं है प्रोसेस, बस ये चीज है, ये प्रोसेस आपका रुकता नहीं है इसी वजह से। ठीक है भाई। ओके, चलो, अब आता है नेक्स्ट आपके पास कोरोजन, यानी कि संक्षारण। कोरोजन भी आपका एक केमिकल रिएक्शन होता है। कोरोजन में आपको तीन टाइप से मिल जाते हैं भाई, एक तो रस्टिंग जो कि आपको आयरन में मिलती है, आयरन कभी भी पानी से रिएक्ट करके जंग नहीं लगाता, ये बात याद रखना, आयरन कभी भी पानी से रिएक्ट करके जंग नहीं लगाता, हमेशा किससे रिएक्ट करेगा, मॉइस्चर से, नमी, नमी के साथ अभिक्रिया करता है। तो एटमॉस्फेयर में मौजूद नमी, एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन, उसके साथ आयरन जब रिएक्ट करता है तो अपना ऑक्साइड बनाता है जो कि रस्ट होती है, जंग, जिससे कि आयरन पूरी तरह से खराब हो जाता है और वापस आप पुराना आयरन नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि यह एक केमिकल रिएक्शन होती है।
ठीक है, एक बार अगर वो ऑक्साइड बन गया तो फिर वो बन गया, फिर वो खराब तो खराब। ठीक है भाई, यहां से ट्रिक क्वेश्चन पेपर में आता है। आयरन का तो आप समझ गए कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर से होता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि सर कॉपर किसकी वजह से ग्रीन कलर का हो जाता है हवा में रखने पर। आपने देखा होगा आपके घर में कॉपर के बर्तन होते हैं, तो कॉपर के बर्तन में ग्रीन और डार्क ब्राउन कलर की लेयर चढ़ने लगती है जब आप उसका डेली यूज करते हैं, तो है ना। तो वो लेयर किस वजह से आती है? पानी और एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो इनसे रिएक्ट करके वो बनाता है अपना कार्बोनेट, और इसी वजह से वहां पर ग्रीन कलर की लेयर चढ़ती है। तीसरा क्वेश्चन आता है सिल्वर से। आपने देखा होगा गर्ल्स को ज्यादा पता होता है कि जो चांदी की ज्वेलरी आप लोग पहनते हैं, तो चांदी हवा में ज्यादा दिनों तक आप यूज करते हैं तो ब्लैक कलर की होती जाती है ना। तो चांदी जो है सिल्वर ब्लैक कलर का क्यों होता है आफ्टर यूजिंग समटाइम्स? क्योंकि वहां पर सल्फर काम करता है। सल्फर का कंपाउंड सिल्वर से रिएक्ट करके उसको ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है भाई, तो ये आपके कोरोजन के 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। लोहे में जंग कब लगती है? जब वो नमी के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर में ग्रीन कलर की लेयर क्यों चढ़ती है? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। सिल्वर ब्लैक कलर का क्यों हो जाता है? सल्फर के कंपाउंड की वजह से। बस ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। इसके बाद लास्ट आता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब है जो आप खाना खाते हैं वो अगर काफी समय तक रखा रह गया और आपने उसको प्रिजर्व नहीं किया अच्छे से, तो वो रैंसिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे कि वो खराब होने लगता है। और ये कौन से फूड होते हैं? जिनमें फैट या ऑयल पाया जाता है। ठीक है भाई, आपने देखा होगा कि जो मार्केट में जो ठेले वाले होते हैं डेली आपको खाने को मिलता है, वो लोग क्या करते हैं, ओपन में एक तो बनाते हैं, एक बार कढ़ाई में तेल डाला तो पूरा दिन पता चला उसी तेल से काम चल रहा है ना। तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता जाता है वो ऑयल, और ऑक्सीडाइज्ड होता जाता है। इसीलिए कहते हैं स्ट्रीट फूड ज्यादा नहीं खाना चाहिए भाई, क्योंकि स्ट्रीट फूड में ऑक्सीडाइज्ड फूड मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वही फैट वही ऑयल बार बार रिपीट हो रहा है हर फूड में। आपने एक मूवी देखी होगी, साउथ की एक बड़ी फेमस मूवी है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, टीवी में अक्सर आती है इस समय। उसमें जो हीरो होता है वो फूड इंस्पेक्टर होता है, आपने देखा होगा शायद। तो नाम बड़ा अच्छा सा है उसका, मुझे ध्यान नहीं है। वो फूड इंस्पेक्टर होता है, वो पूरी मूवी में सिर्फ यही दिखाया गया है कि कैसे कैसे फूड रैंसिड फ्यूड हमें दिया जाता है ना। वहां पे एक सीन था, आपने अगर देखा हो ऑयल के बारे में, वही सीन था कि पहला जो फ्रेश ऑयल होता है वो 5 स्टार होटल में जाता है। 5 स्टार होटल्स में वो फ्रेश ऑयल सिर्फ एक बार यूज होता है, क्योंकि ऑयल मैक्सिमम 2 से 3 बार यूज करिए, उससे ज्यादा नहीं, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। एक बार यूज करके वो ऑयल फिर कंटेनर में फिल होता है, फिर वो 5 स्टार होटल के बाद रेस्टोरेंट में जाता है। उसी ऑयल में रेस्टोरेंट में खाना बनता है, वो लोग फिर उस ऑयल को पैक कर देते हैं, और पैक करके फिर वो जाता है छोटे रेस्टोरेंट में, उसके बाद आता है जो स्ट्रीट फूड वेंडर होते हैं उनके पास। तो 6 से 7 बार ऑलरेडी उसमें खाना बन चुका होता है, फिर उस ऑयल को स्ट्रीट फूड वेंडर यूज कर रहे होते हैं। तो आप समझिए वो कितना ज्यादा रेंसिड हो चुका है। ठीक है, तो 5 स्टार होटल्स में दिखाते हैं एक ही बार यूज करना। क्यों? क्योंकि वो अपना भाई अच्छा चीज रखनी है। तो रैंसिड क्यों हो रहा है, उसका रीजन यही है कि फैट और ऑयल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, और वो खाना आपके लिए खराब है। उसको खाएंगे आपको समस्याएं हो जाएंगी, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, स्टमक इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये सब समस्या हो सकती है। इसीलिए आप देखते हैं ना आपके यहाँ जो चिप्स के पैकेट आते हैं, आप कहते हो कि भाई चिप्स के पैकेट में हवा बहुत है, हवा बहुत है ना, चिप्स कम होते हैं। क्यों हवा है? उसका लॉजिक है, क्योंकि वहां पे हवा नहीं होती, अंदर भरी जाती है नाइट्रोजन गैस, है ना। वो नाइट्रोजन गैस इसीलिए फिल की जाती है क्योंकि कि जो आपका फूड है चिप्स है वो ऑक्सीडाइज ना हो, क्योंकि वो ऑयल और फैट है। अब अगर उसमें जरा सा भी ऑक्सीजन चली गई तो वो खराब हो जाएगा। इसीलिए चिप्स को लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए हम टाइट कंटेनर यूज करते हैं, हवा ना जाए। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन फिल करते हैं कि जिससे ऑक्सीजन ना पहुंचे। फ्रिज में खाने को रखते हैं कि रिएक्शन ना हो जल्दी,
या फिर एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं खाने में, जिससे कि वो खराब ना हो। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े दुकानें होती है, रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें वो लोग छोले भटूरे वगैरह भी बेचते हैं, तो पैक करके काउंटर में रखे रहते हैं। देखा है ना आपने, बिल्कुल पन्नी के अंदर टाइट पैक होते हैं, छोले भटूरे बकायदे बने हुए रखे रहते हैं, और बस आप जैसे ही ऑर्डर प्लेस करते हो वही निकालते हैं, पैकिंग हटाते हैं, उनको तलते हैं, आपको दे देते हैं। तो ये डीप फ्रीज्ड होते हैं। वो क्या होते हैं? डीप फ्रीज। अब आपको मार्केट में हर चीज बनी बनाई मिल रही है, आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे पोहा हो, मैगी हो, या कोई भी चीज, ढोकला हो या फिर डोसा हो, सब डीप फ्रीज मिल रहा है मार्केट में। आप बस मंगाइए, उसको गर्म करिए और खा लीजिए, आपको पकाने की जरूरत नहीं है। तो वो डीप फ्रीज इसीलिए रखते हैं कि ऑक्सीडेशन ना हो और वो खाना जल्दी खराब ना हो। ओके, तो रैंसिडिटी आपको क्लियर हो गई है। तो हमने यहाँ पर केमिकल रिएक्शन सीख लिया, केमिकल रिएक्शन के टाइप सीख लिए। बहुत सारे टाइप थे, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, कोरोजन, रैंसिडिटी। सारे अच्छे से पढ़ लीजिएगा घर पर एक बार। कहीं भी आपको डाउट या कंफ्यूजन लगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेशन में जरूर पूछ लें। बाकी आपको यहाँ पर हमने 2021 के प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए हैं, सो प्लीज इन्हें घर पर एक बार सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, इन्हें आप घर पर सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम का लेवल क्लियर रहेगा और टॉपिक्स भी। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, जो क्वेश्चन बच जाएंगे उन्हें आप घर पर सॉल्व करिएगा। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है, देखें और आंसर बताएं। सी और ए दो आंसर आए, और बताओ भाई। ओके, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारे आंसर आ गए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो सेकंड पूछा है, तो भैया ऑक्सीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि आप पढ़ते चले आ रहे हो बचपन से कि अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है? 78% नाइट्रोजन का ही होता है सर। फिर दूसरे नंबर पर 21% आपके पास किसका आता है? वो आता है ऑक्सीजन का। और बाकी के 1% में कौन आते हैं? अदर्स। ठीक है, तो आपका सीधा सा आंसर सेकंड प्लेस पे नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉस्ट ऑफ एसिड रेन? इनमें से कौन अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ओके, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, सी। देखो भैया, राइट आंसर की अगर यहाँ पर बात की जाए ना, तो राइट आंसर आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा। आपको पता है बारिश का पानी सबसे शुद्ध रूप माना जाता है पानी का, लेकिन जब एसिड रेन होती है तो आपको उसमें नहाने से मना किया जाता है, भीगने से मना किया जाता है। एसिड रेन कब होती है? जब कहीं पर काफी समय बाद बारिश हो तो उसे एसिड रेन कहा जाता है, या फिर सीजन की पहली बारिश हो तो। क्यों? क्योंकि जब काफी समय तक बारिश नहीं होती है तो यहाँ पर जो पॉल्यूटेंट गैसेस हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में घूमती रहती है, और उसमें तीन गैसेस आपके पास रिस्पॉन्सिबल होती है। एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक, और ये तीनों ही जब बारिश होती है तो तीनों ऑक्सीजन पानी से रिएक्ट करते हैं, और तीनों पानी से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? तीन स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन कौन सा? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और
कार्बनिक एसिड। और ये तीनों एसिड बारिश के पानी के साथ सरफेस तक आते हैं, जो कि हमारे लिए ड्रॉबैक है। क्यों? क्योंकि अगर इस बारिश में आप भीगे तो आपको स्किन इन्फेक्शन, रैशेस, आई इन्फेक्शन, आंखों में जलन, ये सब होता है। इस कंटेमिनेटेड वाटर को जो पिएगा उसको दिक्कत, अगर ये ग्राउंड वाटर में पहुंचा वहां पे बर्बाद कर देगा पानी को। किसी जगह पर अगर ये बहुत ज्यादा बारिश हुई तो ये क्या करता है, उस जगह को बंजर कर देता है। ताजमहल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। व्हाइट कलर का संगमरमर येलो हो गया है, किस वजह से? एसिड रेन की वजह से। तो ये आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसमें 3 स्ट्रॉन्ग एसिड मिलते हैं। नेक्स्ट आइए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइपोब्रोमस एसिड? हाइपोब्रोमस एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? ओके, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखो भैया, हाइपोब्रोमस है। हाइपोब्रोमस एसिड जो होता है वो एक वीक एसिड होता है और ये अनस्टेबल होता है, स्टेबल एसिड नहीं होता। ठीक है। और जैसे हाइपोक्लोरस पूछते तो ब्रोमीन हटा के क्लोरीन लगा देना। बस आपसे कुछ भी पूछा जाए, HBRO हाइपोब्रोमस, HClO हाइपोक्लोरस, तो आपसे कुछ भी पूछा जाए आप इसको लगा सकते हैं। वीक एसिड होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी इनमें नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भाई। यहां पर आपको बताना है कौन सी गैसेस एक्सोस्फेयर में आपको देखने को मिलती हैं। हीलियम हाइड्रोजन, बिल्कुल सही। हीलियम हाइड्रोजन, ये दो गैसेस आपके पास है जो कि बहुत हल्की होती हैं। हल्की गैसेस सबसे ऊपर मिलती हैं क्योंकि वो आसानी से ऊपर तक जा सकती हैं। नेक्स्ट, इनमें से किसका प्रयोग कांच बनाने में नहीं किया जाता? ओके, जिप्सम, बिल्कुल सही। जिप्सम आपका कहाँ यूज होता है भाई? पीओपी बनाने में यूज होता है। ग्लास में इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि आप इसमें डाईहाइड्रेट फॉर्मेशन मिलता है ये आपको। और इसको अगर आप हेमी हाइड्रेट में बना देते हैं तो ये बना देता है पीओपी। ठीक है, ये होता है आपका जिप्सम। ओके, नेक्स्ट आते हैं भाई। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन ऑफ। जब आप कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, तो आप इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका यूज करते हैं? तो आप इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करेंगे किसका भाई? कॉपर सल्फेट। ये याद रखिएगा भाई, एसिडिफिक कॉपर सल्फेट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। ये आपका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाता है? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भाई। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ। सोल्डर इनमें से किसका एलॉय होता है ये आपको बताना है भाई।
सोल्डर एक एलॉय होता है, जैसे आप सोल्डरिंग का प्रोसेस देखते हैं, सोल्डरिंग आपने सुना होगा कि जब कभी भी आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाती है, अंदर से छोटे छोटे वायर टूट जाते हैं, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाते हैं तो वो एक पतला सा वायर रख के उनको जोड़ता है, व्हाइट व्हाइट कलर के होते हैं वो, तो वो सोल्डर होता है, एक एलॉय मिश्र धातु होती है ये। तो ये किनको मिलाकर बनाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। ओके ओके, ये बनता है लेड और टिन को मिलाकर, याद रखिएगा भाई, ये बनता है लेड और टिन को मिलाकर। ठीक है भाई, तो सीधा सा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चंस हमने करा दिए, बाकी के आप प्लीज घर पर एक बार सॉल्व जरूर करिएगा, और इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको आने जरूरी हैं, क्योंकि इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। ठीक है भाई, बाकी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए टाइम टू टाइम, और डाउट सेक्शन में अपने डाउट भी पुट करते रहिए, पेपर सॉल्व करिए ये वाला पूरा अच्छे से, और इसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। ओके भाई, तो इतना करिएगा, बाकी आपको कोई भी समस्या या कंफ्यूजन लगे तो नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछना। तो केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़िए, बाकी इतना पढ़िए, कोई समस्या लगे तो नेक्स्ट क्लास में पूछिए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द क्लास, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।